दोस्तों अल्जाइमर्स डिसीज़ ब्रेन की एक कंडीशन है जिसमें टाइम के साथ साथ कई सारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में डिटीरियोरेशन देखा जाता है, डिक्लाइन देखा जाता है, जैसे कि मेमोरी, जैसे कि लर्निंग पावर, थिंकिंग एबिलिटी, बिहेवियर, पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ये सारे जो ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है दोस्तों, ये सब धीरे धीरे नेगेटिवली अफेक्ट होते जाते हैं। अल्जाइमर्स डिसीज़ 65 ईयर्स की एज के ऊपर के लोगों में ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। दोस्तों महिलाओं में इसके होने के चांस पुरुषों के बजाय लगभग 2 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। आपको पता है अल्जाइमर्स डिसीज़ को टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं या इसे ब्रेन की डायबिटीज़ भी कहते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि जो ब्रेन की सेल्स हैं उनके अंदर इंसुलिन को लेकर के या तो सिग्नलिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है या प्रोसेसिंग में, सेंसिटिविटी में कुछ प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अल्जाइमर्स डिसीज़ होने के चांस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, जिन्हें स्लीप डेप्रिवेशन होता है। साथ ही दोस्तों म्यूजिक थेरेपी अल्जाइमर्स डिसीज़ में हेल्पफुल होती है। मैं आपको इस वीडियो में अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। इसके सारे सिम्टम्स के बारे में, कैसे पता लग सकता है, टेस्ट्स के बारे में, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों अल्जाइमर्स डिसीज़ के, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसका प्रिवेंशन करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ की। तो आप ये मानिए कि सिम्टम्स जब अल्जाइमर्स डिसीज़ के आना स्टार्ट हो जाते हैं उससे लगभग 10 साल पहले बॉडी में अल्जाइमर्स डिसीज़ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका होता है। 65 ईयर्स की एज के ऊपर के लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि इससे कम एज में हो नहीं सकती। कई बार लोगों में 40s में या 50s में भी अल्जाइमर्स डिसीज़ देखी जाती है, जिसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिसीज़ बोलते हैं, लेकिन इसके चांस कम होते हैं। 10% से भी कम लोगों में ये कंडीशन देखी जाती है। 65 के ऊपर रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। आप समझिए लगभग हर 10 में से एक इंसान को अल्जाइमर्स डिसीज़ हो जाती है और 85 के ऊपर तो लगभग हर 3 में से एक को अल्जाइमर्स डिसीज़ होती है। दोस्तों महिलाओं में अल्जाइमर्स डिसीज़ पुरुषों के बजाय लगभग 2 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलती है और अल्जाइमर्स डिसीज़ के डायग्नोसिस के बाद ये देखा गया है कि महिलाओं में एज ज़्यादा लंबी होती है बजाय कि पुरुषों के, मतलब महिलाएं अधिक टाइम तक जीवित रहती हैं बजाय पुरुषों के। दोस्तों हम अल्जाइमर्स डिसीज़ की स्टेजिंग की बात करते हैं कि कितनी स्टेजेस होती हैं इसमें। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है उसका नाम होता है प्री क्लिनिकल स्टेज। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है दोस्तों, अभी इस स्टेज में कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं आए हैं, सिर्फ बॉडी के अंदर अल्जाइमर्स डिसीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो क्या हो गया, ब्रेन के अंदर एक्चुअली 2 एबनॉर्मल प्रोटीन्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक का नाम होता है एमाइलॉइड प्रोटीन और दूसरे का नाम होता है टाउ प्रोटीन। तो इस वाली स्टेज में, जिसे प्री क्लिनिकल स्टेज कहते हैं, इसमें ब्रेन के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी वो चेंजेस इतने सीवियर नहीं हुए हैं कि सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएं। और कई बार ये वाली स्टेज दोस्तों सालों तक चलती है, डिकेड्स भी चल सकती है। तो दोस्तों इसका पता कैसे लग सकता है इस स्टेज का, क्योंकि सिम्टम्स तो इसमें कोई आए नहीं है। तो ब्रेन की कुछ एक इमेजिंग होती है जिसके ज़रिए ये प्रोटीन्स का डिपोजिशन देख लिया जाता है और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्जाइमर्स डिसीज़ की प्री क्लिनिकल स्टेज इस टाइम चल रही है। तो दोस्तों प्री क्लिनिकल स्टेज के बाद अगर हम क्लिनिकल स्टेजेस की बात करें तो अल्जाइमर्स डिसीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो जैसे नाम से जाहिर है, माइल्ड स्टेज में सिम्टम्स थोड़े हल्के फुल्के होंगे, मॉडरेट में उससे ज़्यादा होंगे और सीवियर में तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के सिम्टम्स होंगे। हम पहले बात करते हैं कि जो माइल्ड अल्जाइमर्स डिसीज़ है पर्टिकुलरली उसमें किस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। दोस्तों माइल्ड स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी भूलना शुरू हो जाता है चीज़ों को। जैसे अगर वो किसी जगह पे गया है वो भूल जाएगा वो किस जगह पर गया था, या किसी से मिला है तो उसका नाम भूल जाएगा, कोई भी रिसेंट पास्ट में कुछ इवेंट हुआ है तो वो ठीक से रिकॉल नहीं कर पाएंगे। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इफेक्ट होती है और वो इसमें देखी जा सकती है। सेकेंडली दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बात करते करते अचानक से चुप सा हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को अपना थॉट एक्सप्रेस करने के लिए सही वर्ड नहीं मिल रहा होता या सही फ्रेज़ नहीं मिल रहा होता कि वो कैसे अपनी बात को आगे रखे। तो ये वाला सिम्टम भी दोस्तों बहुत कॉमनली देखा जाता है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी देखा गया है कि पेशेंट कई बार चीज़ों को मिसप्लेस कर देते हैं, मतलब कहीं पर चीज़ रख दी और ध्यान नहीं है कहाँ पर रख दी, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, काफ़ी याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह के सिम्टम्स माइल्ड स्टेज में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखा जाता है कि पेशेंट को कुछ भी प्लान्स बनाने में प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने में, कोई छोटी मोटी चीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है। जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ग्रूमिंग करना, नहाना या वॉकिंग करना या किचन में जाके कुछ भी अपने लिए पानी लाना या कुछ एक चाय कॉफ़ी बनाना, जो भी वो करते हैं, जो नॉर्मल डेली स्किल्स होती हैं, उनमें भी उन्हें टाइम ज़्यादा लगने लगता है।
नॉर्मली। अगर वो पहले अपना काम सपोज़ कोई भी चीज़ 1 मिनट में कर रहे हैं तो अब उन्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपने आसपास देख पा रहे हैं तो आपको मन में एक सस्पिशन रखना चाहिए कि अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ का ये एक सिम्पटम है। दोस्तों, ज़्यादातर पेशेंट्स जो माइल्ड स्टेज की होते हैं अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ में, वो उन्हें फ़ैमिलियर चेहरे याद रखने में दिक्कत नहीं होती। साथ ही वो जो फ़ैमिलियर जगहें होती हैं, फ़ैमिलियर प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे भी ट्रैवल कर पाते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि मॉडरेट स्टेज में किस-किस तरह के सिम्पटम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेना इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडरेट स्टेज है अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ की, ये सबसे लंबी होती है नॉर्मली, और ये कई सालों तक चल सकती है। और दोस्तों, इस स्टेज में पेशेंट्स को नॉर्मली बहुत ज़्यादा केयर की, सपोर्ट की, असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें सिम्पटम्स अब माइल्ड स्टेज से ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं। दोस्तों, मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा जाता है इसमें, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा जाता है इसमें। मेमोरी लॉस इस हद तक का हो सकता है कि उन्हें ठीक से याद ही ना रहा हो अपनी लाइफ़ के पुराने इवेंट्स के बारे में। अगर वो सोचें फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे, या कि उनकी शादी किस ईयर में हुई थी, या कि अपने पुराने दोस्तों के नाम, ये सब चीज़ें वो बहुत जल्दी भूलना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो भी पुराने प्रोफेशंस रह चुके हैं, उनके अंदर की जो भी नॉर्मल डिटेलिंग होती है, अगर ट्रांसफरेबल पोस्ट थी तो कब कब कहाँ कहाँ थे, ये सब चीज़ें नॉर्मली वो भूल चुके होते हैं। बहुत याद करने की कोशिश करते हैं तब भी ठीक से याद नहीं आती हैं। कन्फ्यूज़न दोस्तों इतना रहता है कि सपोज़ हफ़्ते का कौन सा दिन चल रहा है, या कौन सा महीना चल रहा है, या कि वो किस शहर में हैं, ये भी ठीक से रिकॉल ना कर पाएँ। तो अगर इस इंटेंसिटी के सिम्पटम्स हैं तो डेफ़िनेटली माइल्ड से आगे स्टेज जा चुकी है और मॉडरेट स्टेज में पेशेंट आ चुका है। दोस्तों, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी काफ़ी सीवियरली इफ़ेक्ट हुई होती है। मतलब जो सपोज़ कल उन्होंने कुछ काम किया है तो वो आज रिकॉल नहीं कर पाएँगे। आज अगर सुबह कुछ किया है तो अगर अभी दोपहर या शाम चल रही है तो रिकॉल करने में बहुत ह्यूज दिक्कत आ सकती है। साथ ही दोस्तों, जो फ़ैमिलियर फेसेस भी हैं फ्रेंड्स के या फैमिली के, उन्हें भी रिकॉल करने में इन पेशेंट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, कन्फ्यूज़न बना रह सकता है। कई बार दोस्तों, उनके मन में जो भी स्टोरीज़ चल रही होती हैं, जो उनके थॉट्स चल रहे होते हैं, वो बस उसे रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक ही फ्रेज़ को, एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को बार-बार कहना जो उनके मन में चल रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली जो भी उनकी लाइफ़ की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि अपने कपड़े पहनना, ग्रूमिंग करना, वॉशरूम यूज़ करना, वॉकिंग करना, है ना? इस तरह की जो भी खाना खाना, तो इन सब चीज़ों में भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ रही होती है। अब वो ये सारे के सारे काम इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग नहीं कर पा रहे होते हैं। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि जो बेसिक मैथ होती है, बेसिक हिसाब किताब होता है कि कुछ नंबर्स को जोड़ना या कुछ नंबर्स को आपस में घटाना, इन सब चीज़ों में भी ये पेशेंट्स अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं, बल्कि बेसिक मैथ में उन्हें बहुत ह्यूज दिक्कत होती है। वो नॉर्मली कैपेबल नहीं होते अब ये सब कुछ कर पाने के, ऑल्दो पास्ट में वो ये सब कुछ कर रहे होते थे। दोस्तों, कई बार ऐसे पेशेंट्स को सस्पिशन पैदा हो जाता है अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या अपने केयर गिवर्स के लिए, जो लोग उनकी केयर कर रहे हैं। सस्पिशन भी किस तरह के हो जाते हैं कि ये पर्सन मुझे हर्ट करना चाहता है, या ये पर्सन मेरा नुकसान चाहता है। तो दोस्तों, ये एक सिम्पटम है। अगर किसी के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ऐसा जानबूझ के कुछ अपने मन में पैदा कर रहा है। ये सिम्पटम नेचुरली उसके अंदर आ रहा है, उसे एक फ़ॉल्स फीलिंग आ रही है कि ये मेरा नुकसान करना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ पर्सनैलिटी के चेंजेस भी ह्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज में, जैसे कि एंग्जायटी बहुत रह सकती है, या डिप्रेशन रह सकता है दोस्तों, या एक एपैथी नाम की फीलिंग होती है। एपैथी में क्या होता है कि किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सपोज़ कोई सामने रो रहा हो, किसी को चोट लग गई हो, या कोई चिल्ला रहा हो, या कुछ भी हो रहा हो, बट इन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों, इसी स्टेज में जो मॉडरेट स्टेज है अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ की, ये भी देखा जाता है कि कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों बाउल इनकंटिनेंस हो जाता है, या यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाता है। इनकंटिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो मोशन पास करने की प्रोसेस है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती, इसे हम बाउल इनकंटिनेंस बोलते हैं। और अगर यूरिन भी बिना हमारे कंट्रोल के अपने आप पास हो रहा है, लीक हो जा रहा है, तो उसे यूरिनरी इनकंटिनेंस बोलते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें कॉमनली देखी जाती हैं अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ की मॉडरेट स्टेज में। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत बार पेशेंट्स को स्लीप इश्यूज़ हो जाते हैं, नींद नहीं आती, या बहुत टूट-टूट के आती है, या बहुत दिक्कत होती है नींद आने में। तो स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत कॉमन है ऐसे पेशेंट्स में। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट्स कई बार अपनी जगह से वॉन्डर कर जाते हैं, मतलब कहीं दूर चले जाते हैं, बिना किसी एम के, बिना किसी प्लान के, बिना किसी मिशन के, बिना किसी को बताए। तो ऐसा होता है कि सपोज़ शाम को 5 बजे अपने घर के गार्डन में बैठे थे, और शाम को 6 बजे वहाँ पे नहीं हैं। पता लगा वो 1 किलोमीटर दूर किसी लोकेलिटी में खड़े हैं, और उन्हें भी नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं या कैसे आए हैं।
तो ये वाली भी जो सिम्टम है दोस्तों, ये भी मॉडरेट स्टेज में होता है। तो केयर गिवर्स को, जो भी आसपास उनके सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली फ्रेंड्स हैं जो उनकी केयर कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस तरह की चीज़ों का। दोस्तों अब हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ की सीवियर स्टेज की। तो दोस्तों जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सीवियर स्टेज है, तो इसमें सिम्टम्स भी सबसे ज़्यादा सीवियर हैं। मेमोरी लॉस पूरी तरह से हो चुका है, मतलब कोई भी चीज़ रिकॉल नहीं हो पाती अब। सराउंडिंग्स का कुछ भी आइडिया नहीं है कि आसपास मैं कहाँ पर हूँ, मेरे आसपास मेरी फैमिली है, कौन है, मैं किस देश में हूँ, किस शहर में हूँ, किस मोहल्ले में, कुछ नहीं पता होता। दोस्तों उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए पूरी तरह से दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। इनफैक्ट बैठने के लिए, उठने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, खाना खाने के लिए, हर चीज़ के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पे। वो इंडिपेंडेंटली ये सारी एक्टिविटीज़ अब नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये सीवियर स्टेज के सिम्टम्स हैं। दोस्तों ये पेशेंट्स अपनी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी भी खो चुके होते हैं, मतलब ये ठीक से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते। इनकी जो वोकैबुलरी है दोस्तों, वो सिर्फ कुछ एक शब्दों में सीमित रह जाती है अब, या कि कुछ एक छोटे-छोटे से फ्रेज़ बोल देते हैं, वो अपनी बात को ठीक से आगे नहीं रख पाते हैं। साथ ही इन लोगों में कई तरह के इन्फेक्शंस होने के चांस भी दोस्तों सीवियर स्टेज में बढ़ चुके होते हैं। निमोनिया होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, स्किन के इन्फेक्शंस होने का चांस दोस्तों ज़्यादा हो जाता है। ऐसा चांस भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर इनका थोड़ा-सा भी ध्यान कम रखा गया या कुछ भी ऐसा हुआ तो ये कहीं गिर सकते हैं, इन्हें चोट लग सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पे लेटे रहते हैं, ठीक से करवट भी नहीं बदल पाते, तो बेड सोर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के सारे सिम्पटम्स सीवियर स्टेज में कॉमनली देखे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि अल्जाइमर्स डिसीज़ होती क्यों है। तो जैसे कि मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि ब्रेन के अंदर 2 एबनॉर्मल प्रोटीन्स बन करके डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनका नाम होता है एमाइलॉइड प्रोटीन और दूसरे का नाम होता है टाउ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं दोस्तों, चूँकि ये नर्व सेल्स के आसपास और अंदर भी डिपॉज़िट होते हैं, तो नर्व सेल्स आपस में अब ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। और नर्व सेल्स को जीवित रहने के लिए, ठीक से काम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपस में सिग्नल्स एक दूसरे को दे सकें और रिसीव कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें आपस में। तो जब वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो नर्व सेल्स की अपनी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और इससे ब्रेन का एरिया जहाँ पर भी ये सब प्रोसेस चल रही है वो अफेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और अल्जाइमर्स डिसीज़ के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों कई लोगों के अंदर सवाल आता है कि क्या अल्जाइमर्स डिसीज़ जेनेटिक है? अगर मेरे पेरेंट्स को या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को थी तो क्या मुझे भी हो ही जाएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जेनेटिक कंपोनेंट तो है इसमें, और अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को अल्जाइमर्स डिसीज़ है, इसका मतलब हुआ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का मतलब हुआ या तो पेरेंट्स को या तो सिबलिंग्स को, भाई बहन को। अगर इनमें से किसी को है तो हाँ, आपको होने के चांस लगभग 10 से 30% ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जीन होता है जिसका नाम होता है एपोलिपोप्रोटीन ई। तो जिन लोगों में वो जीन है उनके अंदर अल्जाइमर्स डिसीज़ होने का चांस ज़्यादा होता है, बजाय कि उन लोगों के जिनमें ये जीन नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि जिसके अंदर जीन है उनके अंदर अल्जाइमर्स डिसीज़ हो ही जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जिसके अंदर अगर ये जीन नहीं है तो उनमें अल्जाइमर्स डिसीज़ हो ही नहीं सकती, ऐसा भी नहीं है, उनमें भी हो सकती है, हालांकि चांसेस काफ़ी कम होते हैं। दोस्तों अल्जाइमर्स डिसीज़ की डायग्नोसिस कैसे बनती है? इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। पेशेंट के सिम्टम्स किस तरह के हैं, क्या-क्या सिम्टम्स हैं एक्चुअली, सिम्टम्स कब से आ रहे हैं, सिम्टम्स किस तरह से बढ़ते हैं या घटते हैं, साथ ही दोस्तों पेशेंट किस तरह की दवाएँ ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें बात की जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों पेशेंट का एक कंप्लीट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, पेशेंट का एक कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, और साथ ही पेशेंट का मेंटल एग्ज़ामिनेशन भी किया जाता है, जिसमें पेशेंट से बेसिक रीज़निंग की, बेसिक लैंग्वेज की, बेसिक जो भी मेंटल एबिलिटी टाइप की चीज़ें होती हैं वो पेशेंट की एग्ज़ामिन की जाती हैं। साथ ही दोस्तों पेशेंट का ब्लड और यूरिन टेस्ट भी करते हैं, ताकि जो भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो अगर किसी और बीमारी की वजह से हों तो ब्लड या यूरिन टेस्ट में शायद वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ सके। साथ ही साथ दोस्तों ब्रेन की कुछ इमेजिंग भी हेल्पफुल होती है अल्जाइमर्स डिसीज़ की डायग्नोसिस बनाने में, जैसे ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या पीईटी स्कैन, जिसे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक जो रिज़ल्ट आता है उससे अल्जाइमर्स डिसीज़ की दोस्तों डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है। दोस्तों हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे कि अल्जाइमर्स डिसीज़ पूरी तरह से क्योर हो जाए या जड़ से ख़त्म हो जाए। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, मॉडर्न साइंस में काफ़ी रिसर्च चल रही है कि ऐसा कुछ आए नियर फ्यूचर में, बट फ़िलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेडिसिन्स इस तरह की हैं जिससे कि जो सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के वो कंट्रोल में लाए जा सकते हैं।
बल्कि सिम्टम्स जब आना स्टार्ट होते हैं तो जितनी जल्दी इलाज शुरू किया जाए उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों कि लंबे टाइम के लिए सिम्टम्स में कंट्रोल अच्छा आ सकता है। और दोस्तों अल्जाइमर्स डिसीज़ हर एक पेशेंट को अलग तरह से इफेक्ट करती है। सिम्टम्स की सीवियरिटी हर एक में अलग अलग होती है, सिम्टम्स की रेंज हर एक में अलग अलग होती है। तो किस पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्लान बेस्ट है वो डॉक्टर आपसे पूरी तरह बात करके, सिम्टम्स को समझ के, आपकी डिसीज़ स्टेज को समझ करके ही हर एक के लिए इंडिविजुअली बनाते हैं। दोस्तों हम मेडिसिन की बात करते हैं कि किस किस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं इसमें। तो अल्जाइमर्स डिसीज़ में मोस्टली दोस्तों 2 ग्रुप्स होते हैं मेडिसिन के जिनकी मेडिसिन दी जाती हैं। पहला है एंटीकोलिनिस्टेरेज इनहिबिटर और दूसरा है NMDA एंटागोनिस्ट। दोस्तों कोलिनिस्टेरेज इनहिबिटर के मैं आपको एग्जांपल दूंगा मेडिसिन के, जैसे कि डोनेपेजिल या रिवास्टिगमिन या गैलेंटामिन। ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कंपनीज़ बनाती हैं। वो तो नाम अलग अलग होते हैं जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं या ट्रेड नेम होते हैं, बट ये सारे के सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों एंटीकोलिनिस्टेरेज इनहिबिटर मेडिसिन किस तरह से काम करती है अल्जाइमर्स डिसीज़ में। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। तो ये जो मेडिसिन हैं ये एसिटाइल कोलिन नाम के केमिकल को डिस्ट्रॉय होने से बचाती हैं, क्योंकि ये वाला केमिकल अल्जाइमर्स डिसीज़ में देखा गया है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती। क्योंकि ये वाला केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नर्व सेल्स आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन भेज सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। तो इस ग्रुप की जो मेडिसिन हैं वो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय होने से बचाती हैं, जिससे कि अल्जाइमर्स डिसीज़ के सिम्टम्स में फ़ायदा होता देखा गया है। दोस्तों जो NMDA एंटागोनिस्ट नाम का ग्रुप है, इसके अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम है मीमेंटाइन। ये मोस्टली मॉडरेट से सीवियर स्टेज के पेशेंट्स को दी जाती है और ये भी ब्रेन सेल्स को हेल्दी बनाने में अपनी तरफ से हेल्प करती है। कई सारे पेशेंट जिन्हें जो अपनी बेसिक लाइफ की एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे होते हैं, बेसिक उठना बैठना खाना पीना चलना, उनमें ये मेडिसिन नॉर्मली प्रेस्क्राइब की जाती है दोस्तों। और इसके अपने इफेक्ट होते हैं, किसी किसी में ज़्यादा अच्छा काम करती है, किसी किसी में कम अच्छा काम करती है, बट नॉर्मली हर एक पेशेंट में इसका कुछ ना कुछ एक बेनिफिशियल प्रभाव देखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि अल्जाइमर्स डिसीज़ के पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी बहुत डेवलप हो चुकी होती है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स में दोस्तों डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के पेशेंट्स में। साथ ही साथ दोस्तों कुछ एक पेशेंट्स में एग्रेशन बहुत आ रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन भी दी जाती हैं। नॉर्मली एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन का जो ग्रुप है वो फिट्स की बीमारी के लिए दिया जाता है, लेकिन उनमें एग्रेशन कम करने का प्रभाव भी होता है, जिसके लिए अल्जाइमर्स डिसीज़ में डॉक्टर्स कई बार ये ग्रुप की मेडिसिन भी आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अल्जाइमर्स डिसीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स में साइकोटिक सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीज़ दिखाई पड़ना या कुछ भी साउंड सुनाई पड़ना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं जैसे हैल्यूसिनेशन या डिल्यूजन में भी एक फॉल्स बिलीफ आ जाता है पेशेंट के अंदर, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारी फैमिली है या हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हमें हार्म पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह की फॉल्स फीलिंग पेशेंट के अंदर आती है, ये साइकोटिक सिम्टम्स कहलाते हैं दोस्तों। और अगर इस तरह के सिम्टम्स अल्जाइमर्स डिसीज़ के पेशेंट में हैं दोस्तों, तो फिर बहुत बार एंटी साइकोटिक ग्रुप की मेडिसिन भी दी जाती हैं। दोस्तों अल्जाइमर्स डिसीज़ के पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है दोस्तों वो बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइडिंग होना चाहिए। उन्हें अपने अंदर बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए, बहुत फैमिलियर फील होना चाहिए, बिल्कुल भी उन्हें किसी भी स्टेज पर वल्नरेबल नहीं फील होना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन से हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा उनके आसपास रहना चाहिए ताकि हम उन्हें उठाने में हेल्प कर सकें या उन्हें नेविगेट करने में हेल्प कर सकें। अगर उनके मन में कोई थॉट आ रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो हम उन्हें वो वर्ड दे सकें या वो फीलिंग दे सकें। तो इस तरह से सारा का सारा दोस्तों असिस्टेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम उनके आसपास एक ऐसा माहौल बना के रखेंगे जहाँ पे कि एक सपोर्ट सिस्टम बहुत इंटैक्ट है उनका, तो इससे उनकी जो प्रोग्रेस है, जो उनकी रिकवरी है दोस्तों सिम्टम से, वो थोड़ी अच्छी होती है मेडिसिन के साथ साथ। हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनके आसपास जो एनवायरनमेंट है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करें। जैसे ऐसा नहीं करना हमें कि हमने उनके आसपास सपोज़ उनका कमरा है तो हमने उसके अंदर जो भी फर्नीचर है या जो भी चीज़ें रखी हुई है हमने उन सब का पैटर्न चेंज कर दिया, उन सब की डिज़ाइन चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना हमें। नॉर्मली जो लेआउट्स हैं दोस्तों वो जितना स्पेसिफिक रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उतना उनके लिए कन्वीनियंट होता है, क्योंकि उनके अंदर एक मेंटल पिक्चर बन जाती है कि ये चीज़ ऐसी है, मुझे इस तरह से, मैं इधर देखूंगा तो ये है, इधर देखूंगा तो ये है, मैं इस तरह से यहाँ से जाऊंगा तो मैं इस जगह पे पहुँचूंगा वगैरह। अगर इनमें चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट किए जाए दोस्तों तो उनके अंदर कन्फ्यूज़न जो ऑलरेडी डेवलप हो रहा होता है अल्जाइमर्स डिसीज़ की वजह से वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उन्हें एजिटेशन हो सकता है। दोस्तों हम जब बात कर ही रहे हैं तो रिस्क फैक्टर्स की बात भी कर लेते हैं कि किन किन लोगों में अल्जाइमर्स डिसीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमने बोला था एज, जिनकी 65 ईयर्स के ऊपर की एज है उनमें रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा होता है दोस्तों। साथ ही साथ जिनमें कुछ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो चुकी है, मतलब कि ब्रेन को चोट लग चुकी है किसी भी तरह से, उनके अंदर भी रिस्क नॉर्मली ज़्यादा होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है
या दोस्तों जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, इन सभी लोगों को अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ होने के चांस दोस्तों ज़्यादा होते हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ को लेकर के, उनके अंदर भी दोस्तों देखा गया है कि 10 से 30% तक चांस ज़्यादा हो जाता है अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ होने का। दोस्तों जिन लोगों में डिप्रेशन होता है, उनके अंदर चांस ज़्यादा होता है। जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा है अल्ज़ाइमर्स होने का। जो लोग ओवरवेट हैं या जिनके अंदर ओबेसिटी है, जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, वो भी कहीं न कहीं अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ होने के लिए बहुत पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हो जाते हैं अगर वो उस एज ग्रुप में पहुँच रहे हैं तो। साथ ही दोस्तों जो लोग स्मोक करते हैं, उनके अंदर भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। दोस्तों जिन लोगों के ब्रेन के अंदर कुछ पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है, जिसे सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज़ भी कह सकते हैं, जो ब्रेन के अंदर जो खून की नलियाँ होती हैं, उनके अंदर की प्रॉब्लम जिसकी वजह से ब्रेन के किसी भी रीजन में ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो इस तरह की जो कंडीशन जिनके अंदर चल रही होती है दोस्तों, इस तरह के पेशेंट्स में भी दोस्तों अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ होने का चांस नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हमें ध्यान में रख करके चलने हैं। जिन लोगों के अंदर दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन है, उनके अंदर भी अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ डेवलप होने का चांस नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ से प्रिवेंशन हो सके, बच सकें, इसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या-क्या है? तो आपके हाथ में चीज़ें हैं। अगर आप एक ही मंत्र लेना चाहते हैं तो वो ये है कि आपको एक्टिव रहना है। आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है, आपको मेंटली एक्टिव रहना है, आपको सोशली एक्टिव रहना है और आपको जो भी आप खा पी रहे हैं वो चीज़ें ठीक-ठाक होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड, बहुत ज़्यादा स्टार्ची फूड ये सब नहीं खाना है। आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स अपनी डाइट में ये सब चीज़ें रखनी है आपको। और दोस्तों अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, ठीक है? नहीं करना है। साथ-साथ दोस्तों आपको मेंटली एक्टिव रहना है, तो कैसे रहेंगे? आप मेंटली कैलकुलेशंस करते रहिए, जो भी आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं, पज़ल्स सॉल्व करते रहिए, बात करते रहिए, कुछ इंस्पायरिंग कम्युनिकेशन में रहिए, जिससे आपका ब्रेन लगातार कुछ ना कुछ काम करता रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके ब्रेन को आपको रेस्ट में ज़्यादा नहीं रखना है। आप अपनी आस-पास की जो भी गतिविधियाँ हैं, उनमें कुछ इस तरह से इन्वॉल्व रहिए कि आपका ब्रेन काम करता रहे। आपको सोशली एक्टिव रहना है। आपका एक सर्कल होना चाहिए फैमिली का, फ्रेंड्स का, जिसमें कि आप इन्वॉल्व रह सकें, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स देखे गए हैं, अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ का रिस्क कम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों फिज़िकली एक्टिव रहना है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन की सेल्स को ऑक्सीजन ठीक से मिलेगी और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करें तो चांसेस हैं कि अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ से हमारा बचाव हो सकता है।